अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के केस में हुकूमत ने जो क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी और उस पर जो एतराज़ात लगे थे रजिस्ट्रार की तरफ से, और उसके बाद फिर उन्होंने फिर चैम्बर अपील जो दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा अहम केस है, क्योंकि जस्टिस काजी फैज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज है, उनके खिलाफ पिछले साल जो रेफरेंस फाइल हुआ था और उस रेफरेंस को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, ख्वाहिश कर दिया था। लेकिन उसके बाद उन 10 जजों में से 7 जजों ने उनकी जो अहलिया का जो मामला था वो एफबीआर को सौंप दिया था और एफबीआर को बाकायदा डायरेक्शन दी थी। बाद में एफबीआर ने जो अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन उसके बाद जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने उसको चैलेंज किया था और बाद में फिर वो रिव्यू पिटिशन फाइल हुई थी, रिव्यू भी सुना गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसी 10 रुकनी बेंच ने रिव्यू को एक्सेप्ट करते हुए जो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एफबीआर को जो मामला भेजा था उसको भी कलअदम करार दिया था। उसके खिलाफ हुकूमत ने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब वो उसमें चैम्बर अपील दायर की गई है, लेकिन आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि हुकूमत ने तो ये बड़ी खुफिया तरीके से ये दायर की थी, लेकिन उसके कुछ ग्राउंड्स कुछ आगे हैं, कुछ जराये ने हमें बताया है कि और वो ग्राउंड्स आए हैं और उस ग्राउंड में क्या ग्राउंड लिए हैं कि इसके 26 अप्रैल के फैसले को रिव्यू किया जाए। उसमें जो सबसे जो बड़ा ग्राउंड है वो ये है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 26 अप्रैल को जस्टिस काजी फैज ईसा की जो अपीलों को मंजूर किया था, उस पे हुकूमत ने कहा है और हुकूमत की जानिब से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अपीलें फाइल हुई हैं, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वफाकी वजीर जो कानून है फरूक नसीम और जो शहजाद मिर्जा है जो कि वज़ीर आज़म के मामले खसूसी है, उस पे एहतसाब पे उनकी तरफ से ये अपीलें फाइल की गई हैं और उसमें ये नुक्ता कुछ ज़बरदस्त नुक्ते उसमें उठाए गए। उसमें जो सबसे जो बड़ा नुक्ता है वो ये है कि ये जो जो फैसला दिया था इसमें बड़ी बेइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है और चूंकि और इस पे ये भी कहा गया कि जो एफबीआर को जो मामला भेजा गया था एफबीआर को बाकायदा इसमें नहीं सुना गया और इसमें जो बहुत ही अहम मसला है और वो ये है कि नाजरीन, इसमें आपको बताता चलूं कि 9 मई को एक अंग्रेजी अखबार है ऑब्जर्वर, उसमें एक आर्टिकल छपा था और उस आर्टिकल में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ 2 जज साहिबान, सिटिंग जज साहिबान जो कि उस बेंच में शामिल थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा था कि हमें उस रिव्यू बेंच में शामिल किया जाए। तो इस पर भी हुकूमत ने ये इस चैम्बर अपीलों में ये भी नुक्ता उठाया गया है और कहा गया है कि इसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने चीफ रजिस्ट्रार ऑफिस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और कहा गया, उस आर्टिकल का हवाला दिया गया कि इन 2 जज साहिबान ने जो आपको खत लिखा था बेंच में शामिल होने के लिए और 9 मई को वो लिखा गया था वो आर्टिकल, लेकिन जुलाई तक 2 महीनों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई उसमें तरदीद नहीं की गई। तो लिहाजा उन्होंने हुकूमत ने इस्तेमाल आया हमें उस लेटर की कापी जो जो जज साहिबान ने उनको जो भेजी है वो हमें दे दें और ये भी बताया जाए कि इस पे क्यों ना तरदीद की गई है और ना इसकी वजाहत की गई है। तो इसको इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि 2 हफ्ते पहले हमने प्रोग्राम किया था और हमने इन्हीं चीजों को उठाया था और यही एफबीआर के हवाले में कहा था कि एफबीआर के जो रिपोर्ट है और एफबीआर का जो मामला है वो किस तरह जस्टिस काजी फाइज़ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मोहम्मद अजहर सदीक साहब है प्रोग्राम में, हम इस पे इनके साथ बातें करेंगे। अजहर सदीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अस्सलामुअलैकुम सोहेल साहब, क्या हाल है? मैं बैठे जब ये पोजीशन मेरे सामने आई तो मैंने जब ये पोजीशन सारी देखी, जब चीजें सारी मैंने देखी तो मैं तो फिर अश्चर्य उठा कि क्रेडिट जाता है आपको। स्टोरी तो आपने ये हकाक और हालात और वाकयात जो पॉइंट्स लिए गए हैं ये तो आप अपने प्रोग्राम में उठा दिए हैं आपने, और आपने जो कि कानूनी प्रोग्राम उठाए हैं। हमारा किसी से जाती कोई लेना देना, जाती इंटरेस्ट नहीं, बायस नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों का अपना तरीका कार हो, हमारा काम है, हम चाहते हैं हक और सच सामने आए, अकाउंटेबिलिटी हो, कोई इम्यून नहीं है, किसी को इम्यूनिटी नहीं है। और यही वो सारी चीजें थी जो कि ये देखिए ये जो पॉइंट उठाए दे आर वेल रिटन ऑन वॉल, उनसे पीछे आगे हटा नहीं जा सकता है। तो मैं आपको मुबारकबाद क्या मुस्तहिक हैं आप भाई। अच्छा अजहर सदीक साहब, कुछ 2-3 पॉइंट्स उठाते हैं और पहला पॉइंट ये उठाते हैं कि जो वफाकी हुकूमत की तरफ से सदर, वजीर आजम और जो वफाकी वजीर कानून है और शहजाद मिर्जा जो कि
वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर बराए एहतिसाब है, उन्होंने ये नुक्ते उठाए हैं और ये नुक्ता खासकर उठाया है कि जो 26 अप्रैल का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का नजरसानी वाले केस में, जस्टिस काजी फैज़ा के केस में, उन्होंने कहा कि जो उनको जब एफबीआर का जो मामला था उनको बिल्कुल कलअदम करार दिया और एक किस्म का उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए गए कि जनाब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल को उनके जो राइट्स हैं जजों के हवाले से, एहतसाब के हवाले से, उनके राइट्स को यूजर्व किया यानी गजब किया गया है। एक तो पहले इस पे रोशनी डालिएगा कि जो 26 अप्रैल का जो फैसला था, जो कि कलअदम करार दिया गया एफबीआर के मामले को, जो एफबीआर को जो मामला भेजा था, उस पे जरा रोशनी डालिए। जो आज हुकूमत ने कहा है कि जनाब उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं और एक तरह का ये जो 26 अप्रैल का जो फैसला है, ये एक किस्म का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो इख्तियारात है उसको यूजर्व करने का जो है मुतरादिफ है। उसके बाद इस पे जरा आप पहले रोशनी डालिए, बाकी पॉइंट्स पर फिर हम बात करेंगे। अच्छा, बुनियादी तौर पर अगर मुझसे पूछते हैं तो जो 6 मेंबर का जो फैसला दिया है, वो इट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बड़ा वावांगे दोहल कह रहा हूँ, ये आईने पाकिस्तान 1973 की खिलाफ वर्जी है। इसमें कोई आर्टिकल 6 लगता या नहीं लगता, मैं तो ये बात नहीं कह सकता, ना मुझे ये कंसर्न है इस हवाले से। लेकिन वो इस वजह से है कि आर्टिकल 211 को देख लिया जाए और आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, एक तो वायलेशन आ गया, रिटर्नेंसी बाद में आएगी। आपने वायलेशन भी की है और रिटर्नेंट भी कर दिया, यानी कैसे? एफबीआर की रिपोर्ट थी तो एफबीआर की रिपोर्ट के जो मुदर्जात थे, जो इंफॉर्मेशन थे, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात है कि 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है जो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, जिस पर 3.5 करोड़ के करीब के टैक्स की बात की गई है। तो अगर देखा जाए तो आपने तो इम्यूनिटी कर दिया, आपने तो अगर टैक्स की लायबिलिटी निकलनी थी वो भी खत्म कर दिया। वो कैसे खत्म कर सकते हैं आप? यानी अगर उन्होंने कोई राइट लेना था, ये अगर एफबीआर ने ये नुक्ता उठाया है कि चूंकि हमें नहीं सुना क्या, क्योंकि हमने जस्टिस काजी फैज ईसा की एहलिया को जो नोटिस दिया था तकरीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा, तो अगर एफबीआर हमें नहीं सुनती तो फिर ये तो हमें नहीं सुना गया और ये बड़ी ज्यादती की गई। ये भी नुक्ता उठाया गया है जो चैम्बर अपील्स है हुकूमत की जानिब से, ये नुक्ता उठाया गया। सुहेल साहब, जो पहला फैसला था जो 7 मेंबर बेंच ने, जस्टिस उमर अता दयाल साहब ने फैसला दिया था, उसमें मिसेस सरीना ईसा और बाकी के राइट रिजर्व किए थे कि आप मिसाल के तो आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास होता है तो उसकी आप अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अपील फाइल कर सकते हैं। उसकी सेकंड रेमेडी है, थर्ड रेमेडी है, रेमेडी प्रोटेक्ट की थी। इसी पहला जो फैसला है वो बड़ा विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था और उसमें ये राइट दिए हुए थे। यानी अगर अगर आप, लेकिन सवाल यहाँ बड़ा सीधा से है, वो 2 फोल्ड है कि एक इंफॉर्मेशन आई, आप कहते थे वो इंफॉर्मेशन है कोई नहीं, इंफॉर्मेशन पे कुछ कर नहीं सकते थे, और वो इंफॉर्मेशन बुनियाद बनाकर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने कहा कि आपके पास असासे हैं, आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं, आप एक एक चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा फोरम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था मामला सुप्रीम काउंसिल भेजता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके कहने के ऊपर, सरीना ईसा वगैरह के कहने के ऊपर ये भेजा एफबीआर, कि एफबीआर एक ऐसी अथॉरिटी है चेक कर सकेगी कि वाकई इनके पास सोर्स थे, इनके पास आमदन के जराए मौजूद थे। और एफबीआर ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि इनके पास जराए नहीं थे, इनका पैसा काला पैसा था, काला धन था, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट थी, इसलिए टैक्स लगा उसके ऊपर। अब आप, और जो अब कमाल की बात यह है कि जो नजरसानी का फैसला है वो तो ओरिजिनल फैसले से भी एक्सीड कर गया। ओरिजिनल फैसले में तो सिर्फ एफबीआर में रिपोर्ट गई थी, तो अब ज्यादा से ज्यादा यही कह रहे हैं, सेटिस्फाइड कर सकते थे कि रिपोर्ट की हद तक। एक उस रिपोर्ट के मंदरजात को या फैक्ट्स को आपने जो फैसला दिया है 26 अप्रैल का, वो एक इंडिपेंडेंट फैसला है। उसके ऊपर एक नजरसानी क्यूरेटिव पिटीशन का, चले इंडियन जुरिसडिक्शन से हमने लिया, अपनी जगह मौजूद है, मगर उस पर एक इंडिपेंडेंट पिटीशन जो नजरसानी की दरखास्त वफाकी हुकूमत ने, शहजाद अकबर ने, सदर पाकिस्तान ने, वजीर आजम, ये सब आइन की पासदारी कर रहे हैं। यानी इन्होंने ये आइन पे इंप्लीमेंटेशन चाहती है। आइन का इंप्लीमेंटेशन क्या है कि आर्टिकल 209 जिंदा रहे। उस फैसले ने कोशिश की है कि आइन के आर्टिकल 209 को मुर्दा करने की कोशिश की है। अगर उसको मुर्दा करने की कोशिश की है तो मैंने एक काम किया, चले मैं आपके खबर में ब्रेक कर देता हूं। मैंने एक खत लिखा है चेयरमैन नैब को। इरफान कादर साहब से मेरा एक प्रोग्राम हुआ और उन्होंने कहा कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी ये मिसकंडक्ट है, अगर उनका करप्शन या चार्जेस के हवाले से तो उन पे नैब के लॉ कानून का इतलाक होता है। उन्होंने ये खत लिखा था चेयरमैन नैब को। मैंने वो खत की कॉपी चेयरमैन नैब से मांगी है और उनसे ओपिनियन मांगा है कि जजेस का मिसकंडक्ट, चले
छोड़ दें मिसकंडक्ट। अगर ये आर्टिकल 209 का इतलाक नहीं करना चाहते हैं तो फिर तो पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के नाते सेक्शन 9 नैब का इतलाक होगा। सेक्शन 9 के इतलाक के हवाले से ऑलरेडी पुराना खत लिख चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो खत की कॉपी मैंने मांगी है। फिर तो नैब हरकत में आएगा, नैब अपना फिर इख्तियारात इस्तेमाल करे। अदलिया की आजादी को ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो अदलिया की कॉम्प्रोमाइज खुद कर रहे हैं। यानी आप ये छोड़, आप जो फैसला जो 26 अप्रैल का है वो काबिल नजरसानी है। वो फैसला इस हद तक तो चले दे सकते थे कि एफपीआर की रिपोर्ट भेजना गलत है। उस एफपीआर की रिपोर्ट के ऊपर जब खत्म हो गया तो चीजें, लेकिन उसमें लेके कहीं इस्तेमाल नहीं करनी, कहीं यूज नहीं करनी, लेकिन फैक्ट्स फिर भी इस्तेमाल होंगे। मेरा ओपिनियन इस कतई नजर इसके अलावा कि ये फैसला काबिल नजरसानी है, ये फैसला नजरसानी होना चाहिए 26 अप्रैल का। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो बावजूद उसके उस सारे फैक्ट्स को सामने रख के नया रेफरेंस को दोबारा देख सकती है, क्योंकि पहले फैसले में भी कहा था, इस फैसले में भी, और जब डिसेंटिंग नोट दिए थे जजेस ने तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने से सारे मामले को देख सकती है, खुद इख्तियारात मौजूद है। और अच्छा, एक बात और बता, चले बोले आप बोले। मैं ये कह रहा हूं कि आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में, वो क्लिप मैं इस प्रोग्राम में चलाऊंगा, वो आपने जो कहा था कि ये इसका रिव्यू बनता है। क्यूरेटिव पिटीशन का ठीक है, कंसेप्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो ग्राउंड्स है और जो फैक्ट्स है इस पर तो आज भी उसमें जो ग्राउंड्स में इस्तदा की गई है कि इसको चैम्बर में सुना जाए, चैम्बर अपील जो इसमें सुना जाए, और उसमें यही आपकी वो बात कि 184, 188 और 187 के तहत इसको सुना जा सकता है। और आपने ये मेरे पिछले प्रोग्राम में 2 हफ्ते पहले जो हमने प्रोग्राम किया था वो क्लिप इसमें मैं शामिल करूंगा, वो हुकूमत ने इस्तदा की है। अच्छा अजहर सदीक साहब, अब दूसरे मामले पर आते, वो जो आपसे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन हम उस पर वो प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन हम मजीद कंफर्म कर रहे थे, और आज वही हुकूमत ने भी उसका हवाला दे दिया। आपको याद होगा कि 9 मई को जो पाकिस्तान ऑब्जर्वर में एक जहीर अहमद साहब ने एक आर्टिकल लिखा था, और उस आर्टिकल में उन्होंने इंकशाफ किया था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, यानी सिटिंग जज जो कि उसमें शामिल थे, रिव्यू वाले और मेन पिटीशन में काजी फाजी साहब है, तो उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को इस्तदा की थी कि हमें रिव्यू में बिठाया जाए। वो एक खत लिखा गया था और उसका जिक्र बाकायदा उस आर्टिकल में किया गया है। तो अब हुकूमत ने अपनी चैम्बर अपील जो की है उसमें उस खत का हवाला दिया और ये भी कहा है कि चूंकि 2 मई को वो आर्टिकल छपा है ऑब्जर्वर में, और उसके बाद तकरीबन 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस आर्टिकल की कोई वजाहत या तरदीद नहीं की, तो लिहाजा एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जरिए एक खत लिखा गया है और उनसे इल्तजा की गई है कि हमें उस खत की, यानी जो जज साहबान जो 2 हैं उन्होंने जो खत लिखा है उसकी हमें कापी दी जाए। तो इस पर भी बताएं। और इस पे हुकूमत ने ये कहा भी है कि जनाब, ये उन्होंने कहा कि ये चूंकि बायस्ड है, उन्होंने ये जो जज साहिबान ने जो खत लिखा है, तो इस पर भी हवाला दें। ये अलग बात है कि बाद में वो बेंच तो बना दिया गया था, चीफ जस्टिस का ये प्रोगेटिव है। पहले जो है 7 मेंबर बेंच था, फिर चूंकि उसमें एक जज रिटायर हो गए, जस्टिस फैसल आरा, फिर 6 रुकनी बेंच ने सुना उस रिव्यू को, और बाद में जब जस्टिस काजी फायजी ने उस पर एतराज लगाया तो वही फिर चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने फिर वही 10 रुकनी बेंच उसको तश्कील दिया, जिसमें उन 3 जज साहिबान को भी शामिल किया गया जिन्होंने डाइसेंटिंग नोट दिए गए थे। वो एक अलग बात है, लेकिन इस खत के हवाले से आप बताइएगा कि अब क्या होगा इस, वो जब ये केस होगा, चलेगा, और जब ये फिक्स हो जाएगा, इसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए सुहेल साहब, पहली तो बात है, कोड ऑफ कंडक्ट देख लें। आप पर्सनली ख्वाहिशात पे केसेस नहीं लगते आपके ऊपर। एक जज कहे कि ये फलां केस मेरे पास लगाएं, एक जज कहे भाई आपका इस्तेहकाक है नहीं ना आपके पास, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स दिए हुए हैं कि आप देख रहे आपने उसी के मुताबिक चलना है ना, तो इस्तेहकाक तो है नहीं किसी जज का। ख्वाहिश जाहिर करना, मैं समझता हूँ ये खुद मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है कि मुझे इस केस में बिठाया जाए। क्यों बिठाया जाए? अगर मैं आज बैठकर फाइल करूं तो मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट लग जाएगी। अगर मैं ये कहूं ना कि मेरा जज फलां जज के पास केस लगाया जाए और ना सुना जाए तो ये कंटेम्प्ट लग जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पर बायस बड़ा वाज़ेह आ गया। इट इज अपीयरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब हो गया है। ये खत देखिए, रिबटल नहीं आई। मोहतरमा बेनजीर भट्टो साहब वाले केस में, चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब वाले केस के अंदर, कि जो न्यूज क्लिपिंग अगर आ जाए उनको रिबर्ट ना किया जाए तो सच मानी जाएंगी। कानून शहादत के हवाले से भी देख लिया जाए, क्योंकि आज तक किसी ने उसको रिबर्ट नहीं किया। और मैं भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ, और मैं
मेरे तक भी मेरा ख्याल है इत्तला ऐसी है, मुझे किसी ने बताया था सीनियर वकील ने कि ऐसा बाकायदा 2 जजेस ने लिखा, उन्होंने तो नाम भी बताए थे, नाम मैं लेना पसंद नहीं करूंगा इस वक्त कि और वो जजेस रिव्यू के बेंच में शामिल थे और शायद कोई वो फैसला सब लिखने वाले भी उनमें से कोई। वो सबको पता है अपना अजहर सदीक साहब, लेकिन अब मसला ये है कि अगर आप देखा जाए, आप तो सीनियर वकील हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पहले तो चले उस केस के बारे में, ओवर रिव्यू के बारे में है, लेकिन अब जजों के साथ साथ अजहर सदीक साहब, उन 2 जजों के साथ साथ अब जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है, अब उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि अब मतलब है चीफ जस्टिस को वो खत लिखा गया है ना, और चीफ जस्टिस से अभी मांगा गया कि भाई देखिए इसकी हमें कॉपी दीजिए, और चीफ जस्टिस साहब ने उसका जो बकौल हुकूमत के कि 2 महीने में उन्होंने नोटिस भी नहीं लिया, ना कोई उन्होंने कोई तरदीद की इस आर्टिकल की या उस खत की जो उन 2 जज साहिबान ने भेजा है। तो अब वो डायरेक्टली उनको, अब वो हुकूमत ने चीफ जस्टिस साहब को भी इन्वॉल्व कर लिया। इस पर अब आप क्या कहेंगे? इसमें अब क्या सिचुएशन होगी? देखिए देखिए बात यही है कि इस इंस्टीट्यूशन के हेड जो है ना वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये पोजीशन, जो कि ये खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब रेफरेंस फाइल हुआ तो प्रेसिडेंट को खत लिख दिए थे। किस कैपेसिटी में खत लिखे थे उन्होंने, और उनको ये खत लीक हुए थे बाकायदा, और बाकायदा रेफरेंस वही शहजाद भट्ट ने दायर किया था। तो मैं समझता हूँ ये इस्तेहकाक है उनका, उनको बिल्कुल खत के पूछना चाहिए, खत की कॉपी आनी चाहिए। इंटरेस्टेड पार्टी है, स्टेट को लेकर चलना है, स्टेट की अमलदारी पे करना है। लेकिन एक बात और आपके साथ बताता चलूं, चीजें कई इतनी इतनी कंट्रोवर्सीज बता दी हैं कि मिसेस सरीना ईसा खत पे खत, यानी वो पता नहीं हर एक को खत लिखती रहती हैं। एक लाहौर बार को भी उन्होंने खत लिखा था, लाहौर बार एसोसिएशन, उसका जवाब जो आप बात कह रहे हैं ना उसी के तसलसल में कह रहे हैं, इतना जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने, और 3 सफ़ा का जवाब है। उन्होंने सबसे पहले जो जिक्र किया है कि जो आपने खत लिखा है ना हमें, ये जस्टिस जिब्राल्टर के हवाले से बात, उनकी वाइफ ने खत लिखा था लाहौर बार एसोसिएशन को और उन्हें हाथ छोड़ने पड़ गए थे। फिर एक बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने, उन्होंने कहा कि पब्लिक फंक्शनिंग जो जजेस वगैरह को कॉशन और डिस्क्रिप्शन का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अरसलान इफ्तिखार का केस था, पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट 664 का जिक्र किया उन्होंने। फिर यही जिक्र नहीं किया, और उन्होंने कहा कि ये जिस तरह का आपने ये खत लिखे हैं, ये आर्टिकल 209 में एक अलग रेफरेंस बनता है जस्टिस काजी फाइजा के, और कोई आप ये लिखा है उन्होंने के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा कि आप ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि बच्चों के एडल्ट वर्किंग सन थे सारा, लेकिन आप कोई सबूत नहीं दे सके। एफबीआई की रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर ये आ गया, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई दे नहीं सके, ना सबूत दे सके। एफबीआई में भिजवाया, 10 करोड़ का जिक्र है। वो सारा जिक्र करने के बाद फिर उन्होंने एक और कहा कि आप पब्लिक फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं। इमरान खान के बारे में अगर आपने एक बात की, तो इमरान खान ने तो हनीफ अब्बासी केस में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, और उन्होंने रेमिटेंसेस दे दी थी। और साथ साथ फिर ये भी कहा कि आपने जो अब एलिगेशन, और फिर दो शनाख्ती कार्ड रखने के हवाले से भी उन्होंने बात की कि नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के तहत ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है। प्रॉपर्टीज आपने एक्सप्लेन नहीं की है। आप सिर्फ इतनी सी बात है, सिंपल सी, यानी आज खत तक के एक बात है। हवाले खत खत के हवाले से आप बताएं कि अभी क्या होगा, जो चीफ जस्टिस को भी अभी इसमें इन्वॉल्व किया गया है ना हुकूमत मैं में। जो बात कहना चाह रहा हूँ ना कि ये देखिए ना, ये खत लिख रहे हैं, इन खतों को भी चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो सरीना ईसा साहिबा ये जो खत लिख रही हैं, खत ये बार बार लिखी जा रही हैं, और हर एक को लिखती हैं, ये इतने खत लिखती हैं उन्होंने। नहीं नहीं, तो तो इस पे भी अजहर सदीक साहब, जो मैं दो बात जजों करना ने, चाहूँ, मैं जो दो जजों ने जो खत लिखा है, जो 2 जजों ने लेटर लिखे हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान का राइट है, आर्टिकल 19 है। वो देखिए, वो एक तो कॉन्फिडेंशियल किसी तरह से भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि कॉन्फिडेंशियल है। अगर कॉन्फिडेंशियल भी लिख के भेजी है तो बायस फिर भी साबित हो गया, नहीं भी लिखे तब भी बायस नहीं है। वो हक लेना हुकूमत वक्त, उस खत का हसूल जो है, दोनों खतों का हसूल जो है हुकूमत वक्त का हक है, वो उनको प्रोवाइड करने चाहिए। और मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस ऑफिस उसको डिनाई करेगा। और यानी उस खत अगर लिखे गए हैं तो पर वो कॉपी उन्हें देनी पड़ेगी इस सारे मामले में। अभी तक चूंकि डिनाइल कोई नहीं आया तो वो सच ही तस्वर किया जाएगा। वो अलहदा बात है कि ये मिसकंडक्ट का एक अलहदा केस बनता है। अच्छा अजहर सदीक साहब, शॉर्ट हम इसको खत्म कर रहे हैं, अब ये बताएं कि अब कितना अहमियत इख्तियार कर गया है ये मामला, ये जो हुकूमत के जो चैम्बर्स अपील है, और आप क्या समझते हैं, आपका जो तजुर्बा है, आप चैम्बर अपील है तो तकरीबन 3-4 दिन हो गए उन्होंने दायर कर दिए हुकूमत ने, अब इस पे कितना वक्त लगेगा और कितना
अब तो चूंकि मेरे ख्याल में जजों की छुट्टियां भी हैं सितंबर तक के, कुछ जजेस काम कर रहे हैं, कुछ वो अपने रजिस्ट्रीज में, अपने जो इलाके जो जो रजिस्ट्री में वहां पे काम कर रहे हैं। आपके ख्याल में आपका तजुर्बा क्या कहता है? मामला तो बड़ा अहम है, ये तो लगेगा तो और लगना भी चाहिए, ये अच्छा मामला सुनना भी चाहिए, अच्छा क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आगे हैं। तो कितना आप अच्छा हो जाएगा? अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, ये बुनियादी तौर पर ये ऐसा मामला है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे डिसाइड होने वाला मामला नहीं है। रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ ये जो कि कानूनी नुक्ते उठाए हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है सारा। किसी भी जज के पास इन चैम्बर ये मामला लगेगा, उन्हें ये मामला कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा और इसकी मेंटेनेबिलिटी जो है ना, वो कोर्ट में डिसाइड करना होगी। यानी ये मैं नहीं समझता कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर इस इशू को बैठकर डिसाइड कर लिया जाए। बड़े अहम इशू उठाए हैं और ये वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए 187 को सामने रखते हुए, 184(3) को सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट रूल्स को सामने रखते हुए। ये अल्टीमेटली मामला मेरी जाती राय के मुताबिक मैं समझता हूं, मैं एक ओपिनियन बड़ा वाज़ेह तौर पर दे सकता हूं कि ये जज इन चैम्बर के पास जब अपील जाएगी, वो इसको जुडिशियल साइड पे कोर्ट में लगाने का कहेंगे और कहना भी ये चाहिए क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन है। आवाम भी चाहती है कि ये सारे मामला जो है, जैसे जस्टिस काजी फायजी साहब ओपन हियरिंग चाहती हैं, सारे मामले की, इस सारे मामले की ओपन हियरिंग हो और ये क्वेश्चन वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाए। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। तो जी नाज़रीन, अब देखा ये जाएगा कि अब जो हुकूमत की जो चैम्बर अपीलें, जो खासकर सदर, वज़ीर आज़म, मिनिस्ट्री ऑफ जो वफाकी वज़ीर कानून है, और शहजाद अकबर मिर्ज़ा जो वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी हैं एहतिसाब पर, उनकी तरफ से जो ये दरखास्तें दायर हुई और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए गए हैं, अब देखना होगा कि जिस तरह अज़हर सदीक साहब ने कहा कि पहले तो ये चैम्बर में कोई कोई भी जज सुन तक है, उसके बाद जब अदालत में जाएगा तो इसकी जो है काबिल समात यानी मेंटेनेबिलिटी का पहले फैसला किया जाएगा और बाद में ये मामला चलेगा। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत। लेकिन मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी आरा से आगाह कीजिएगा ताकि हम आपके साथ बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।